नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार लक्ष्य कोचिंग के YouTube चैनल पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों हमने पिछली वीडियो में कुछ प्रकरण पढ़े थे और व्याकरण के कुछ अध्याय पढ़े थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक में से हाल फिलहाल की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी प्रश्न आए हैं, या आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें भी हमारे इस टॉपिक में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का विषय हमारा क्या रहेगा? समास रहेगा। क्या विषय रहेगा? समास। तो करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके ऊपर जरूर ध्यान देना होगा ताकि आगे हमें समास समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। तो सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द लिखा गया है समास, उसके ऊपर हमारे 2-3 प्रश्न बनते हैं, उनको भी हमें याद करना है क्योंकि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में वो प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमें समास शब्द के बारे में ही अध्ययन करना होगा भी समास शब्द क्या है, किन शब्दों के मेल से बना है, कितने शब्दों से बना है और उनका अर्थ क्या होता है। सबसे समास जो शब्द है 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? सम और दूसरा क्या है? आस। 2 शब्द हैं। सम का मतलब क्या होता है? पास। और आस का मतलब क्या होता है? उपयुक्त भी होता है, या हम इसको लिख सकते हैं बैठना। अब बात की जाए भी, हमने लिख दिया भी समास शब्द क्या है? 2 शब्दों के मेल से बना है। सम का मतलब पास और आस का मतलब क्या हो गया? उपयुक्त या बैठना। अब पास, बैठना या उपयुक्त का मतलब क्या हो जाता है भी जब 2 शब्द पास आते हैं तो समास का निर्माण होता है। अब वो दोनों शब्द क्या होने चाहिए? उपयुक्त होने चाहिए। उपयुक्त होंगे तो दोनों जब पास पास आएंगे या बैठेंगे तब जाकर के वो समासिक पद बनता है और वो क्या है? समास का निर्माण करता है। अब हमारा समास का अर्थ क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, समास क्या करता है, ये भी हमें इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समास का विलोम क्या होता है। भी समास का विलोम क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। अब हमें यह भी पता होना चाहिए भी समास करता क्या है। समास क्या करता है? समास करता है संयोग करता है। समास क्या करता है? संयोग करता है। ये हो गए हमारे समास के ऊपर 3-4 बातें होगी। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है। सम प्लस में आस। सम का मतलब पास और आस का मतलब उपयुक्त या फिर बैठना। फिर समास करता क्या है? समास क्या करता है? संयोग करता है। इसके बाद आगे बात आती है भी समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ। अब समास के अर्थ के लिए 3-4 शब्द लिए जाते हैं। 3-4 शब्दों का भी हमें अर्थ समझना होगा। उसके बाद हम परिभाषा या उदाहरणों की तरफ बढ़ेंगे, वेदों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना है? समास का अर्थ क्या होता है। समास के अर्थ के लिए हम एक तो हम लिख लेते हैं संक्षिप्त। क्या लिखते हैं? संक्षिप्त। या हम लिख लेते हैं संक्षेप, या फिर हम लिख लेते हैं छोटा करना, या हम लिख लेते हैं पास रखना। अब ये पास रखना, छोटा करना, संक्षेप करना, संक्षिप्त करना, इसका मतलब क्या होता है? अभी अब हम जब छोटी कक्षाओं में थे तो वहां पे हम प्रश्न उत्तर याद करते थे, लिखते थे भी इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इन दोनों का मतलब भी क्या हो जाता है? छोटा करना। इसका मतलब भी क्या है? छोटा करना, छोटा रूप। अब वो छोटा रूप कैसे लिखते हैं? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। क्या लें? विद्यालय ले लिया। क्या ले लिया? विद्यालय। अब हम इसका विग्रह करते हैं। भी क्या लिखेंगे? विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। अब इस चीज को समझो।
संक्षिप्त रूप क्या हो गया इसका? विद्यालय हो गया। संक्षेप रूप क्या हो गया? विद्यालय हो गया। छोटा करना का मतलब क्या हो गया? जब हम बोलते हैं किसी को विद्या के लिए आलय को हम एक छोटे रूप में लिख देते हैं, एक समासिक रूप में लिख देते हैं, इसके कारक विभक्ति चिन्हों को हम हटा करके क्या लिख देते हैं? विद्यालय। ये हो गया छोटा करना। अब आ जाता है पास रखना। मतलब क्या है? जो इसके बीच में लगे हुए कारक विभक्ति चिन्ह है, के लिए है, विद्या के लिए आलय बोलने की बजाय मैंने कारक विभक्ति चिन्हों को अपने पास रख लिया और इसका एक संक्षिप्त रूप या छोटा रूप मैंने क्या लिख दिया? विद्यालय लिख दिया। जैसे कि प्यारे बच्चों हम बोलते हैं भी राजा का पुत्र बोल दिया हमने। अब बोलते क्या है? राजा का पुत्र बोला हमने, लेकिन इसका हम समासिक रूप क्या लिख देते हैं? राजपुत्र बोल देते हैं। छोटा रूप हो गया, संक्षेप रूप हो गया। उसका जो का विभक्ति चिन्ह था उसको हमने क्या कर लिया? अपने पास रख लिया। तो ये हमारा हो जाता है समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, छोटा करना, पास रखना, संक्षेप करना। और किस प्रकार हम इसको छोटा करते हैं? इसके जो कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम अपने पास रख लेते हैं, या उनको हटा करके छोटा कर देते हैं, या उसका एक संक्षेप या संक्षिप्त रूप लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा विद्यालय। अगला उदाहरण रसोई घर मान लेते हैं। रसोई के लिए घर, के लिए को निकाल करके हम एक संक्षिप्त रूप क्या लिख देते हैं? रसोई घर। तो इस प्रकार ये समास का अर्थ और ये चीजें हो गई हैं। अब बात की जाती है भी समास की परिभाषा क्या होती है? समास की परिभाषा क्या होती है उसके ऊपर भी चर्चा हो जाए। समास की परिभाषा कुछ अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलती है। अलग अलग का मतलब है भी अलग शब्दों का प्रयोग करके वो समास का रूप बना देते हैं। समास की परिभाषा की बात की जाए तो हम यहां पे लिखते हैं भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से जो सार्थक, शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है, शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। अभी उसे समास कहते हैं। एक परिभाषा तो हमारी ये हो गई है क्या? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब इसी प्रकार क्या बनता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यहां से हम एक और लिखें, नया शब्द बनता है। नया शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भी समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। ये हो गई दूसरी। आगे तीसरा एक और बनता है भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से क्या बनता है भाई? स्वतंत्र शब्द बनता है। क्या बनता है? स्वतंत्र शब्द बनता है। उसे भी क्या कहते हैं? उसे भी समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। अब हमारे सामने तीन शब्द निकल के आए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द बनता है, उसे भी समास कहते हैं। और दो या दो से नया शब्द बनता है, उसे भी समास कहते हैं। या फिर स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे भी क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो स्वतंत्र हो, नया हो, सार्थक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। अब समास की बात की जाए, हमने लिखा है दो या दो से अधिक। दो के उदाहरण तो आपको असंख्य मिल जाएंगे। आगे जब हम वेदों की बात करेंगे, वेदों के अलग अलग प्रकार से उदाहरण करेंगे, उनकी पहचानों को पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या है? लगभग दो मिल जाते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं मुरलीधर, मुरलीधर, एक तो ये हो गया। और दूसरा लिख देते हैं रा खर्च, जितने भी हमने उदाहरण लिखे हैं वो क्या हैं? दो के मेल से बने हैं। इसमें पहला शब्द क्या है? मुरली, और दूसरा क्या है? धर। इसमें क्या है? पहला शब्द रा, और इसमें क्या है? खर्च। इसमें क्या है? लंबा, उदर। क्या हो गया? दो शब्दों के मेल से बने हैं। इसका क्या विग्रह हो जाएगा? मुरली को धारण करने वाला,
रा के लिए खर्च, लंबा है उधर जिसका, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो अब हमने यहां पे लिखा है दो से अधिक, आगे हमने क्या लिखा है, दो से अधिक शब्दों वाले कौन से होते हैं, दो से अधिक शब्दों वाले कौन से होते हैं, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। दो से अधिक वाले कौन से, जैसे लिख दें तन, मन, धन। अब इसमें क्या हो गए हैं, एक दो तीन शब्द हो गए हैं, ये भी समास है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तन और मन और धन। उसी प्रकार एक और उदाहरण, मन, वचन, कर्म, मन, वचन, कर्म। अब ये कौन से उदाहरण हो गए, दो से अधिक शब्द वाले, दो से अधिक शब्द वाले उदाहरण। इसी प्रकार अन्य और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें क्या होते हैं, दो से अधिक होते हैं। इसका विग्रह भी क्या हो जाएगा, मन और वचन और कर्म हो जाएगा। इस प्रकार हमने परिभाषा पढ़ी, दो वाले उदाहरण भी हो गए हैं और तीन वाले, दो से अधिक वाले शब्दों के मेल से जो बनते हैं वो उदाहरण भी हो गए हैं। तो इस प्रकार आगे हम बात करते हैं समास को जानने की। अब समास को पढ़ने से पहले हमारे कुछ चीजें आती हैं, उन चीजों के बारे में भी हमें गहराई से पता होना चाहिए, ताकि आगे जा करके जब हम उनकी परिभाषाएं पढ़ें और उनके पदों को जानने की कोशिश करें तो वो क्या चीज होती है। सबसे पहले भी हमें यह पता होना चाहिए समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। इन चीजों को भी हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी समस्त पद की बात करते हैं। समस्त पद क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, समास विग्रह। समास विग्रह किस प्रकार समस्त पद बनता है और किस प्रकार समास विग्रह होता है। समस्त पद का मतलब क्या होता है भी, जब हम समास के अलग अलग पदों को इकट्ठा करके लिखते हैं। जहां पर हमने लिखा था विद्या के लिए आल्य पढ़ा था, विद्या के लिए आल्य, यहां पर क्या है, समास के पद क्या हैं, अलग अलग किए हुए हैं। जब हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, जैसे हम विद्या के लिए आल्य का क्या पढ़ते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं, तो वो क्या बन गया, समस्त पद। तो थोड़ी परिभाषा भी पता होनी चाहिए, क्या, या तो लिखो समासिक पद या लिखो समास के अलग 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 पदों को इकट्ठा करके लिखना। इकट्ठा करके लिखना समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। अब ये तो होगी इसकी परिभाषा, इकट्ठा करके लिख देते हैं। जैसे मैं यहां पे उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैं लिख दिया विद्या के लिए आल्य। अब यहां पर क्या है, समस्त के समास के पद अलग अलग किए हुए हैं। अलग अलग पदों को जब मैं इकट्ठा करके लिख देता हूं तो क्या लिखता हूं, विद्यालय लिखता हूं। क्या लिखता हूं, विद्यालय लिखता हूं। यह हो गया हमारा समस्त पद हो गया। यह क्या बन गया, समस्त पद। आप जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे जो इकट्ठा करके लिखे जाएंगे, जो इकट्ठा लिख दिए जाएंगे, पदों को जोड़ करके लिख दिया जाएगा, कारक विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाएगा, तो हमारे सामने क्या निकल करके आता है, समस्त पद निकल करके आता है। तो ये हो गया हमारा समस्त पद। अब आगे बात की जाती है साथियों समास विग्रह की। समास विग्रह में क्या होगा, भी समास या समस्त पद के, समास के पदों को क्या कर देंगे हम, अलग 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 करके लिखना। अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है भाई, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यह हो गया हमारा उल्टा हो गया। जहां पर हम अलग अलग पदों को इकट्ठा लिख देते हैं, कारक विभक्ति चिन्हों को हटा देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, समस्त पद निकलता है। और उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं,
इकट्ठा पदों को कारक विभक्ति चिन्हों के सहित लिख देते हैं, उनको अलग अलग करके लिख देते हैं, उनको खंडों में बांट देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो विग्रह का मतलब भी क्या होता है? टुकड़ों में बांटना, खंडित करना। तो वहां पर क्या बन जाता है जी? समास विग्रह। अब यहां पर मैं उल्टा करके लिखता हूं, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं रसोई, रसोई घर, यहां पर मैंने लिख दिया रसोई घर, तो अब ये तो क्या कहलाएगा? समस्त पद। ये क्या बन जाएगा? समस्त पद बन जाएगा। अब इसमें अलग करके लिखूंगा, क्या लिखूंगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। इस प्रकार हमने दो चीजें जानी साथियों। पहले क्या? समस्त पद क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, अलग अलग पदों को इकट्ठा करके लिखते हैं, जैसे कि ये लिख दिया, तो ये क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। उसी प्रकार समास विग्रह क्या होता है साथियों? जब हम क्या करते हैं, समास के पदों को अलग अलग करके लिख देते हैं, पदों को अलग अलग कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जब पहला पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात की जाए, पहला पद क्या है और दूसरा पद क्या है। जितने भी समास के आप उदाहरण पढ़ेंगे उसमें क्या दिया होगा? पहला और दूसरा पद कम दिया होगा। जैसे मैं यहां पर कोई भी उदाहरण लिख लेता हूं, हमने लिख दिया यहां पर विद्यालय, या फिर हम लिख देते हैं रा खर्च, या लिख दिया हमने मुरलीधर, रा खर्च मुरलीधर। अब इनको ध्यान से देखो भी, ये क्या बने हुए हैं? दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो कौन सा है? विद्या धन आल्य। इसमें क्या है? रा प्लस या धन खर्च। इसमें क्या है? मुरली धन या प्लस क्या है? धर। दो शब्दों की जरूरत है समास के लिए, तो इसमें क्या बना हुआ है? समास। अब बात करते हैं, जो पहला शब्द होता है, जो पहला शब्द होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद को क्या लिख देते हैं? पहला पद भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पहला पद लिख देते हैं। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। तो इसको क्या लिख देते हैं हम? दूसरा पद। इस प्रकार हमें दोनों चीजों का ध्यान होना चाहिए। पहले पद को क्या बोलते हैं? कई बार परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, परिभाषा देकर के भी पूछा जा सकता है भी, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है कौन सा होता है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होते वो उसे क्या कहते हैं? या जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी होता है, उत्तर पद भी, या पहला पद भी, या फिर दूसरा पद भी। तो आपको पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद को दूसरा पद और पूर्व को पहला पद। ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी आप उदाहरण देखेंगे उनमें पहला और दूसरा पद मिलते ही मिलते हैं। अब साथियों बात की जाती है समास के भेद के ऊपर। समास के भेद भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। कहीं पर तो आप देखते हैं कि क्या दिए गए हैं? 6 भेद भी दिए गए हैं और कई में 4 भी दिए गए हैं। अब विद्यार्थियों को इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाता है भी 4 करें या 6 करें, तो किस रूप में किया जाए, या फिर HSC किस आधार पर मानती है भी 4 है या 6 है। तो इसमें भी आपको पुस्तकों में अलग अलग उत्तर मिलेंगे। तो आपको सही चीज का चयन करना है और सही चीज को चयन करते हुए लाखों हजारों की भीड़ में आपने आगे बढ़ना है। तो अगर हमारा चैनल
आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब बात की जाती है भी समास के भेद कितने होते हैं। क्या होते हैं अभी? समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन से? और जब हम पुस्तकों में पढ़ते हैं 6 लिखे जाते हैं, वो 6 किस रूप में होते हैं? तो आपने उस चीज के ऊपर भी ध्यान देना। कितने भेदों की बात की जाती है? 4 भेद की बात की जाती है। तो अब बात करते हैं पहला भेद कौन सा है। पहला हमारा है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा कौन सा है? तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास। और चौथा हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास। 4 ये भेद होते हैं। अब 6 भी दिखने को मिलते हैं। वो किस रूप में होते हैं? एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था भी कर्मधारय समास की उत्पत्ति किससे हुई है, या कर्मधारय समास का उद्भव जन्म या किससे निकला है। तो आपके लिए यह भी जानना शुरू हुए। तो सबसे पहले हम यहां पर करते हैं, जो तत्पुरुष समास होता है इसके 2 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। किसके होते हैं? तत्पुरुष समास के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहां पर मैं संख्या डाल रहा हूं। 5वां द्विगु, क्योंकि हम 6 भी तो पढ़ते हैं द्विगु समास। और 6ठे नंबर पर क्या होता है? कर्मधारय। कर्मधारय समास। इस प्रकार अगर परीक्षा में आता है भी समास के भेद कितने होते हैं, तो आपने 4 बताने हैं। अगर वहां पर 4 का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया है, तो आपके लिए कितने भेद हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। ऑप्शन अगर 4 और 6 में से आपने सिलेक्ट करना है तो 4 वाला ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि समास के कितने भेद होते हैं? 4 ही भेद होते हैं। फिर बात करते हैं भी कई बार क्या है, बहुव्रीहि भी हमारा सही नहीं लिखा होता, क्योंकि बहुव्रीहि के भी हमें क्या है 2 रूप मिल जाते हैं। एक में क्या है, कई पुस्तकों में इस प्रकार भी लिखा हुआ है। अब यहां पर वह आना चाहिए या वह आना चाहिए, इसका भी कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर क्या आएगा? वह आएगा। पहले दंत्या था, दंतोष्ट था, लेकिन अब ओष्ठी हो गया है, क्योंकि ये क्या था? वह, और ये क्या है? वह। वह भी ओष्ठ है और वह। पहले क्या बोलते थे? वह। दांत और होंठ को मिला करके बोलते थे वह, दंतोष्ठ था। लेकिन हिंदी में अब परिवर्तन होने के कारण क्या है, जब हम इसका भी अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसकी बात करेंगे। अब बोलते हैं वह। अब दांत नहीं मिलते, वह। होठ का ही थोड़ा सा भाग आगे निकलता है और जा करके बोलते हैं, तो ये भी ओष्ठ्य हो गया है, दंत नहीं रहा। तो ये हमारा क्या रहेगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे क्या हो जाते हैं? 4 मुख्य भेद। 6 किस प्रकार उत्तर देना है? अगर ऑप्शन में 4 दिया ही नहीं है, 6 दिया है, तो आपके लिए क्या बचता है? 6 ही बचता है। अगर परिवर्तन के साथ दिया होता है तो आपके क्या है? समास के भेद होंगे और आपने सही उत्तर का चयन करना है। अब बात की जाए भी उदाहरण दे करके भी पूछा जाता है, बताइए कौन सा समास है। अब हमें, क्योंकि प्रत्येक समास में कुछ न कुछ खास चिन्ह है, खास पहचान है, उनके आधार पर हम क्या है इन समासों को पहचान सकते हैं। तो आपने क्या है रटने नहीं है, रटोगे क्या?
उदाहरण तो बहुत सारे हैं, 500 हैं, 1000 हैं, आप रट लोगे, 1000 रट लोगे, 1500 रट लोगे, लेकिन असंख्य उदाहरण है। तो रटा हुआ काम नहीं आएगा। आपने क्या, छोटी छोटी चीजें हैं, उन चीजों को प्रत्येक समास के साथ समझने का प्रयास करना है और उन्हें याद रखना है, और उन समझी हुई चीजों को उस उदाहरण के ऊपर आपने अप्लाई करना है, उसके ऊपर लगा के देखना है। तो आपका क्या है, समास कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपने भी क्या है, समझना है, रटना नहीं है। समझोगे तो आपका कोई भी उदाहरण हो सही होगा। अगर आप रटोगे तो रटने को तो बहुत कुछ रटा जाए, लेकिन क्या पता क्या पूछ ले एग्जामिनर। आज क्या है, आजकल परीक्षाओं का क्या है, डीपली से डीपली, गहराई से गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझो, उसके बाद उन चीजों को, समझी हुई चीजों को अलग अलग उदाहरणों के ऊपर लगा करके देखो, तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, आपका हर चीज क्या होगी, सही होगी। तो हमने अब क्या है, 4 भेदों के आगे किस प्रकार से उपभेद बनते हैं उन चीजों को पढ़ा। तो सबसे पहले क्या है, आज हम समास के भेद शुरू करते हैं। भी सबसे पहले हमारा क्या है, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं, और उदाहरण किस प्रकार के होते हैं, और इसके उपभेद कौन से होते हैं, कौन से उपभेद में किस प्रकार के उदाहरण आते हैं, और किस प्रकार के किस्में आते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। भी क्या लिखेंगे, भी जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय भी क्या होता है, पहले परिभाषा लिख लें, फिर उस चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं भी किस प्रकार हम इसके उदाहरणों को जान सकते हैं। भी जिस समास का पूर्व पद या पूर्व पद को हम क्या लिखते हैं, पहला पद अव्यय हो। क्या हो, पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तथा वह अव्यय की तरह काम करे, उसे हम क्या कह देते हैं, अभी अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये हो गई हमारी अव्यय की परिभाषा। अब हमें क्या है, भी अव्यय शब्द को समझो थोड़ा सा। अव्यय 2 शब्द हैं। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। नहीं खर्च होते, अब रुपये पैसे तो है नहीं शब्द जो खर्च हो जाएंगे, लेकिन उसी के अर्थ में दूसरा अर्थ क्या लिया जाता है, भी जो शब्द, क्या, जो शब्द किसी भी आधार में परिवर्तित नहीं होते, न तो लिंग के आधार पर, न वचन के आधार पर, न कारक के आधार पर, न वचन के आधार पर, कोई रूप पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। जैसे हम बात करें, भी किसी भी शब्द को हमने जांचना है तो उसका एक थोड़ा सा जानने का है, भी 2 चीजें परिवर्तित होती हूं, लिंग और वचन, तो वो अव्यय नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूं। जैसे हमने लिख दिया लड़का। अब लड़का शब्द है, एक तो इसका वचन बना के देखो और एक इसका लिंग परिवर्तित करके देखो। लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनता है, यानी लड़का का क्या बन जाएगा, लड़की बन गया, और इसका वचन परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के बन गया, लड़की बन गया। लड़का का क्या बन गया, लड़की बन गया। लड़का का वचन परिवर्तित हो गया, लड़के। इसी प्रकार जिस भी शब्द के वचन और लिंग परिवर्तित हो जाते हैं वो अव्यय नहीं होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनमें क्या है, वचन तो परिवर्तित हो जाता है, वचन तो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उनका क्या नहीं बनता, लिंग परिवर्तित नहीं होता, तो वो भी
क्या होंगे, अव्यय ही कहलाएंगे। दोनों चीजें, वचन और लिंग दोनों चीजें परिवर्तित होती हैं तो वो अव्ययी भाव समास में नहीं गिना जाएगा, अव्यय शब्द नहीं कहलाएगा। और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें एक चीज परिवर्तित हो जाएगी, वो भी क्या कहलाएंगे, अव्यय ही कहलाएंगे। दोनों चीज परिवर्तित होंगी, होनी जरूरी है। तो यहां पर हमने एक उदाहरण लिया, लड़का लिया, लड़की बन गया, लड़के बन गया, दोनों चीज परिवर्तन नहीं है। अब मैं एक शब्द लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं, दिन लिख दिया मैंने, हाथ लिख दिया मैंने। अब इनमें देखो भी, दिन का क्या बन जाता है, दिनों, वचन परिवर्तित हो गया, हाथ का हाथों, वचन परिवर्तित हो गया। अब इनका आप क्या लिंग परिवर्तित करके देखो, इनका लिंग परिवर्तित नहीं होता, एक चीज परिवर्तित हो रही है। तो इसलिए ये कौन से कहलाते हैं, दिन भी और हाथ भी क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो ये कौन से हो गए, अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए क्या है, वे शब्द जिनमें क्या है, लिंग वचन काल क्रिया पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, हर परिस्थिति में क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास के कहलाएंगे। अब इसकी कुछ पहचान है, हमें क्या है, उस पहचान के आधार पर क्या है, इस समास के उदाहरणों को याद रखना है। पहली चीज तो अव्यय हो गया, परिवर्तित करके देख लो, पहला शब्द होता है तो ठीक है, नहीं होता तो अव्यय का है। फिर क्या है, पहली पहचान क्या है, हम यहां पे पहचान याद रखते हैं। इसमें दो तरीकों की इसमें उदाहरण मिलेंगे, उनके आधार पर हम क्या है, इसकी पहचान कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है अभी, इस समास में उपसर्ग पहला पद, इस समास में पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। एक तो खास पहचान ये हो गई, पहला पद क्या मिलेगा आपको, उपसर्ग मिलेगा। अब दूसरी पहचान क्या है इसकी, इस समास की दूसरी पहचान है भाई इसकी, क्या होता है भी, इस समास में शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की क्या होती है, आवृत्ति होती है। शब्दों की लिख दो, शब्दों की आवृत्ति होती है। हमने दो चीजें पढ़ी भी, इस समास में क्या होता है, पहला पद क्या लगा होता है, उपसर्ग से बना हुआ होगा, क्योंकि उपसर्ग में भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वैसे के वैसे ही रहते हैं। और दूसरी चीज हमने क्या लिखी है अभी, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति होती है। इस प्रकार के उदाहरण किस में आ जाते हैं, अव्ययी भाव में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भी, अव्ययी भाव समास के उपभेद हैं, क्योंकि अभी तक तो शायद किसी परीक्षा में उपभेदों में से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, सिर्फ उदाहरण दे करके हमने अव्ययी भाव या इसके अंतर्गत जो भी है वो पूछा गया है। लेकिन आजकल क्या है, परीक्षाओं का स्तर बदल रहा है, गहराई से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब क्या पता कहां से कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, हम उसे मना थोड़ी कर सकते क्यों पूछ लिया। तो साथ हमें क्या है, भेदों को भी पढ़ लेना चाहिए, उपभेदों को भी पढ़ लेना चाहिए, और उसमें कौन से उदाहरण आते हैं उन चीजों को भी जान लेना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या है भी, अव्ययी भाव के उपभेद। उपभेद होते हैं दो, कौन कौन सा, अव्यय पद पूरब। पहला भेद कौन सा होता है, अव्यय पद पूरब, और दूसरा कौन सा होता है, नाम पद पूरब। ये हमारा हो गया पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। पहले उपभेद का नाम क्या है, दो उपभेद। किसके होते हैं भाई ये, दो उपभेद, किसके, अव्ययी भाव समास के। पहला कौन सा हो गया, अव्यय पद पूरब, और दूसरा क्या हो गया, नाम पद पूरब। अब बात की जाए भी, जो अव्यय पद पूरब है उसमें किस प्रकार के उदाहरण आते हैं, और जो दूसरा उपभेद है नाम पद पूरब है
उसमें किस प्रकार के उदाहरण आते हैं, यह भी हमें क्या है, जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जो अव्यय पद पूर्व है उसमें कौन से आते हैं उदाहरण भाई, उसके अंतर्गत कौन से आ जाते हैं, उपसर्ग वाले। कौन से आ जाते हैं, उपसर्ग वाले उदाहरण। इसमें आते हैं उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। किस में आते हैं, अव्यय पद पूर्व में। जितने भी उदाहरण होंगे वो इसमें आएंगे। और जो नाम पद पूर्व की बात की जा रही है इसमें कौन से आएंगे, शब्दों की आवृत्ति वाले उदाहरण। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जो अव्यय पद पूर्व है उसमें क्या होगा, उपसर्ग ही लगे हुए होंगे, वो ही उदाहरण आएंगे। और जो नाम पद पूर्व है इसमें क्या होगा, शब्दों की आवृत्ति वाले ही आएंगे। अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं जिनमें क्या लगा हुआ होता है, उपसर्ग ही लगा होगा। तो इसको रफ कर दे थोड़ा। उपसर्ग वाले, जैसे मैं यहां पे कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आजीवन, आमरण, निडर, भरमार, भरपेट, भरसक, यथा करम, यथा शक्ति। अब यथा से बहुत सारे बनते हैं अभी, यथा विधि, यथा कर्म, यथामति और यथार्थ। लगभग हमने 5-7 उदाहरण लिखे हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान दो, आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। नी हमारा क्या है, उपसर्ग है। भर हमारा क्या है, उपसर्ग है। भर हमारा क्या है, उपसर्ग है इसमें भी। और यथा हमारा क्या है, उपसर्ग है। जितने भी उदाहरण लिखे हमने 5 या 7 लिखे हैं, सब के सब क्या हैं, उपसर्ग वाले हैं। अगर इस प्रकार से उपभेद दे करके भी पूछा जाए भी ये किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए जो अव्यय पद पूर्व है वो क्या है, उपसर्ग वाले उदाहरणों का है। अब भरमार है, बरसाइक है, बेमिसाल है, ठीक है। बाकायदा लिख देते हैं, बाकायदा। आ समुंदर लिख दिया, आ समुंदर हो गया, बा हो गया। बेअकल लिख दिया, बेअकल लिख दिया, ठीक है। बेतरतीब लिख दिया। जितने भी उदाहरण लिखे हमने सब में क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। तो इस प्रकार इसमें क्या आ रहा है, उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो किस में आ जाएगा, अव्यय पद पूर्व में ही आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा नाम पद पूर्व है, उसको हम क्या है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज आपने अच्छे से समझा होगा। तो इसलिए हमारे लक्ष्य यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके लिए नमस्कार, जय हिंद।